गुड आफ्टरनून। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि एक सेंटेंस दिखेगा तो उस सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है देखने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल प्रेजेंट टेंस। सिंबल प्रेजेंट टेंस उसमें आपको सेंटेंस के अंदर फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट मिलेगा या फिर डू डस आपको दिखेगा। अभी एक वर्ब है ईट। ईट सिर्फ आपका सेंटेंस में है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो भी वहाँ पर है ऑक्सिलरी वर्ब डू, उसके अंदर है जो हिडन है यानी दिखाई नहीं देता। इसी तरह एक दूसरा वही वर्ब के साथ अगर यस आया, ईट्स, ईट्स का अंदर भले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है लेकिन इसके अंदर ये यस के वजह से होता है ऑक्सिलरी वर्ब डस जो हिडन है, दिखाई नहीं देते, वर्ब के अंदर है। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम एक सेंटेंस में आपको दिखाई दिए या फिर डू डस दिखाई दिए, इट इज़ एक्टिव वॉइस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आओगे तो एम नहीं तो इज नहीं तो आर, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी यानी सपोज अ वर्ब ईट, उसके साथ आईएनजी यानी ईटिंग। तो एक वर्ब और उसमें आईएनजी और उसके पहले जस्ट पहले एम इज आर में से तीनों में से कोई एक, तो ये एक्टिव वॉइस है। ओके अगर वह कौन सा टेंस है वो पहचाना भी नहीं तो भी अगर एम इज आर में से कोई आया और सीधे उसके बाद आईएनजी है, यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस एज एक्टिव वॉइस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मिलेगा हैव और हैस। हैव और हैज़, एक तो हैव रहेगा नहीं तो हैस रहेगा और उसके साथ सीधे थर्ड कॉलम आएगा। जो 3 कॉलम्स दिए थे उसमें से थर्ड कॉलम ऑफ द वर्ब आएगा हैव और हैज़ के साथ। तो ये हुआ वो एक्टिव वॉइस, यानी अगर टेंस नहीं पहचाना तो भी हैव हैज़ के साथ सीधा थर्ड कॉलम आया तो एक्टिव वॉइस है। ओके नाउ नेक्स्ट टेंस आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें आपको मिलेगा हैव बीन नहीं तो हैज़ बीन के साथ आईएनजी। हैव बीन का फॉर्म और हैज़ बीन का फॉर्म देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप अगर देखोगे तो उसके अंदर हैव और हैज़ ज़रूर है। ओके ये हैव और हैज़ ज़रूर है और उसी के साथ बीन अगर आया और आईएनजी आया, हैव और हैज़ और बीन और आईएनजी आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। तो ये भी मतलब हैव बीन और हैज़ बीन के साथ वर्ब का आईएनजी आया तो एक्टिव वॉइस है। ओके अभी आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने के लिए सेकंड कॉलम है वर्ब, यानी कि उसके अंदर डिड हिडन होता है। अगर एक वर्ब का सेकंड कॉलम दिया, सपोज ईट दिया था मैंने, ईट का सेकंड कॉलम आपका आया एट। एट में ऑलरेडी कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है, डिड। अगर एक सेंटेंस मिला उसके अंदर डिड दिखा या फिर डायरेक्ट कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिखे बिना अगर सेकंड कॉलम आया, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस। इधर टेंस मैटर नहीं करता है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है वो पहचानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड कॉलम डायरेक्ट आया, दूसरा कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया, फिर डिड ऑक्सिलरी वर्ब आया तो इट इज़ एक्टिव वॉइस। ओके और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाओगे तो आपको मिलेगा वॉस और वेयर। वॉस वेयर के साथ सीधे आईएनजी, वॉस वेयर के साथ वर्ब के आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल वॉस लिखे, वॉस के बाद ईटिंग, वॉस ईटिंग, या फिर वेयर ईटिंग, या कोई भी वर्ब के साथ वॉस और वेयर के साथ आईएनजी वर्ब आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस दैट ऑल्सो इज एक्टिव वॉइस। दैट मीन्स अगर वॉस वेयर है और उसके साथ आईएनजी है दैट इज एक्टिव वॉइस। ओके नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मिलेगा हैड। हैड के साथ सीधे थर्ड कॉलम, यानी कोई भी एक सेंटेंस के अंदर हैड और थर्ड कॉलम आया दैट इज एक्टिव वॉइस। जिस तरह हैव हैस आया सीधे थर्ड कॉलम आया एक्टिव वॉइस, वैसे हैड आया थर्ड कॉलम सीधा आया तो वो भी एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें आपको हैड बीन के साथ आपको आईएनजी मिलेगा। यहाँ पे हैड थर्ड कॉलम, दूसरा हैड बीन आईएनजी। इस फॉर्मेट को अच्छा से समझ कर लेना है। ओके अभी हम चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको एक तो विल नहीं तो शाल, दोनों में से कोई एक मिलेगा। शाल आता है आई और वी के साथ, बाकी किसी के साथ भी शाल नहीं आता।
विल आता है बाकी सभी के साथ. एंड इफ यू वांट यू कैन यूज विल विथ आई एंड शैल, नो इश्यू. आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शाल के साथ सीधे फर्स्ट कॉलम मिलेगा आपको. विल और शाल आएगा, दोनों में से कोई एक, और उसके साथ फर्स्ट कॉलम. जैसे अभी मैं सपोज इधर दे रहा है आपको विल ईट. अगर ऐसा लिखा विल ईट, सो दैट इज एक्टिव वॉइस. ओके. और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वो विल के साथ और एक बी आएगा, या फिर शाल के साथ वो एक बी आएगा, और उसके बाद आईएनजी वर्ड आएगा. यानी कि विल बी और उसके बाद समझो हमारा वर्ब अगर ईट है तो विल बी ईटिंग. इस तरह आएगा विल बी ईटिंग. ओके. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शाल के साथ डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम, कंटिन्यूस में विल बी और शाल बी और आईएनजी. इस तरह फॉर्मेट आएगा तो एक्टिव वॉइस है. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो विल हैव और शैल हैव, दोनों में से कोई, और उसके बाद थर्ड कॉलम. यानी इसमें से सीधे सीधे समझ में आ सकता है, कभी भी हैव के साथ अगर थर्ड कॉलम आया सीधा तो इट इज़ एक्टिव वॉइस. और हैव बीन के साथ आईएनजी आया, इट्स एक्टिव वॉइस. ओके. पूरा वापस से रिवाइज करके देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा. और ये जो कुछ भी है, जितना भी अभी मैं ये वीडियो में दिखा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक एक पॉइंट करके लिख कर ले लेना अपने बुक में. अभी हम पैसिव वॉइस का फॉर्मेट देखते हैं. इसी तरह सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं. एक्टिव वॉइस के साथ आप कंपेयर करोगे तो एक्टिव वॉइस में डू डैश नहीं तो फिर डायरेक्ट वर्ब था. तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट आएंगे तो एम इज आर थर्ड कॉलम, एम इज आर थर्ड कॉलम, एम आर थर्ड कॉलम. सिंपल प्रेजेंट. प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी सेम एम इज आर. क्वेश्चन में सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वही रहेगा एम इज आर, पर पैसिव के लिए एक बीइंग फिर थर्ड कॉलम. सिंपल प्रेजेंट में एम इज आर थर्ड कॉलम, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम इज आर बीइंग थर्ड कॉलम, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज और उसके बाद बीन एक्स्ट्रा और थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस का. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए नो पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस बनता नहीं है. कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए पैसिव वॉइस बनता नहीं है. ओके. अब पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट में देखते हैं. अभी हमने प्रेजेंट का देखे थे. सिंपल पास्ट में भी इसी तरह वॉस वेयर के साथ थर्ड कॉलम, वॉस वेयर के साथ थर्ड कॉलम. और पास्ट कंटिन्यूस में वॉस वेयर बीइंग के साथ थर्ड कॉलम. पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट है, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस था. पास्ट टेंस बाय मिस्टेकली लिखा था. पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें आपको पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और थर्ड कॉलम आएगा. पास्ट परफेक्ट के अगर एक्टिव वॉइस होता तो उसके अंदर बीन नहीं था. ये पैसिव वॉइस में बीन है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई पैसिव वॉइस नहीं है. वॉस वेयर के साथ थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस, वॉस वेयर बीइंग थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस, हैड बीन थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस. ओके. अब जाता है फ्यूचर टेंस में. सिंपल फ्यूचर विल बी शाल बी थर्ड कॉलम, विल बी शाल बी थर्ड कॉलम. हमने एक्चुअली ये विल बी और शाल बी एक्टिव वॉइस में भी देखे थे, लेकिन उसके साथ आईएनजी होता है. विल बी शाल बी के साथ थर्ड कॉलम आया तो पैसिव वॉइस है. विल बी शाल बी के साथ थर्ड कॉलम आया पैसिव वॉइस है. विल बी शाल बी के साथ बीइंग और थर्ड कॉलम आया तभी भी पैसिव वॉइस है. विल और शाल हैव, विल हैव बीन थर्ड कॉलम, या फिर शाल हैव बीन थर्ड कॉलम आया तो भी पैसिव वॉइस है. अगेन विल बी और शाल बी, विल बी थर्ड कॉलम, शाल बी थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस. विल बी बीइंग थर्ड कॉलम या शाल बी बीइंग थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस. विल हैव बीन थर्ड कॉलम या शाल हैव बीन थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस. इतना क्लियर है. तो अभी वापस से देखो ये एक्टिव वर्सेस पैसिव, यानी एक्टिव का सेंटेंस में सेंटेंस अगर पैसिव में कन्वर्ट होगा तो किस तरह चेंज होता है, क्या चेंज होता है. एक्टिव में डू डस जो है, पैसिव में एम इज आर थर्ड कॉलम आएगा. या फिर एक्टिव में जो फर्स्ट कॉलम बोलते हैं वो एम इज आर के साथ थर्ड कॉलम आएगा. ओके. इसी तरह पैसिव वॉइस का एम इज आर थर्ड कॉलम, एक्टिव में जाओगे तो डू डस या फिर फर्स्ट कॉलम बनेगा. पैसिव वॉइस का एम इज आर थर्ड कॉलम,
एक्टिव में जाओगे तो फर्स्ट कॉलम बनेगा। और एक्टिव वॉइस का एम इज आर आईएनजी, पैसिव में जाएंगे तो एम बीइंग थर्ड कॉलम, इज बीइंग थर्ड कॉलम, या फिर आर बीइंग थर्ड कॉलम आएगा। इसी तरह वापस जो एक्टिव वॉइस का हैव हैज़ थर्ड कॉलम, पैसिव में जाने पे हैव बीन थर्ड कॉलम और हैज़ बीन थर्ड कॉलम में चेंज होएगा। एक्टिव वॉइस का डिड पैसिव में जाएगा तो वॉस और थर्ड कॉलम, नहीं तो फिर वेयर और थर्ड कॉलम आएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेकंड कॉलम जो है पैसिव में जाएंगे तो वॉस थर्ड कॉलम, नहीं तो फिर वेयर थर्ड कॉलम बनेगा। एक्टिव वॉइस में वॉस या फिर वेयर, वॉस आईएनजी वेयर आईएनजी, ये एक्टिव में जाओगे तो वॉस बीइंग थर्ड कॉलम या फिर वेयर बीइंग थर्ड कॉलम बनेगा। ओके, वीडियो को पॉज करके ये पूरे चीज़ें इसी तरह लिख कर ले लेना। बचा अभी फर्स्ट एक्टिव वॉइस का हैड, यानी सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड के थर्ड कॉलम पैसिव में आएंगे तो हैड बीन थर्ड कॉलम आएगा। फ्यूचर विल और फर्स्ट कॉलम एक्टिव में है तो वो पैसिव में जाने पे विल भी थर्ड कॉलम आएगा। विल और शाल फर्स्ट कॉलम, या विल नहीं तो शाल भी चलेगा, शाल और फर्स्ट कॉलम पैसिव में आएंगे तो भी विल भी थर्ड कॉलम, नहीं तो फिर शाल भी थर्ड कॉलम। ये कोई भी चीज़ पैसिव में जाने पे हो सकता है वो विल भी थर्ड कॉलम हो या फिर शाल भी थर्ड कॉलम हो। अगर स्टार्टिंग में हमारा आई आता है तो शाल भी आएगा, उसके अलावा वी आएगा तो भी शाल आएगा, बाकी सब आने पे विल आएगा। और विल बी बीइंग आईएनजी होता है, विल बी आईएनजी, विल बी आईएनजी, जैसे कि विल बी ईटिंग, शैल बी ईटिंग, विल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग, ऐसा होता है। तो ये पैसिव में आने पे विल बी बीइंग थर्ड कॉलम, यानी विल बी बीइंग प्लेड, शैल बी बीइंग प्लेड। तो विल और शैल बी आईएनजी, एक्टिव में आने पे विल भी तो सेम रहेगा ही, साथ में बीइंग फिर थर्ड कॉलम। ओके, गो थ्रू इट अगेन। अभी लास्ट रह गया इतना। विल हैव थर्ड कॉलम अगर एक्टिव में है, सपोज विल हैव थर्ड कॉलम एक्टिव में है तो वो आएगा विल हैव बीन थर्ड कॉलम और शैल हैव बीन थर्ड कॉलम। शैल हैव थर्ड कॉलम आया एक्टिव में तो वो भी पैसिव में जाने पे विल हैव बीन थर्ड कॉलम हो सकता है, शैल हैव बीन थर्ड कॉलम बन सकता है। अभी यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दिया था, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल को सोल्व किया हुआ है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल था आई हैव बीन आस्क्ड टू ब्रिंग बैक वैक्सीन फॉर अ हॉर्स। आई और ए जो एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, आई के साथ एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी यानी जो ऊपर का कोमा को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। आई एपोस्ट्रोफी वी ई, इसका मतलब आई हैव बीन आस्क्ड टू ब्रिंग बैक अ वैक्सीन फॉर अ हॉर्स। आपको अभी चेक करना है कि हैव है यहाँ पर और बीन है और उसके बाद थर्ड कॉलम है। वैसा भी हैव बीन आएंगे चेंज द वॉइस के लिए तो एक्टिव होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हैव बीन आईएनजी वाले का पैसिव बनता नहीं है, तो वो वाला चेंज द वॉइस के लिए पूछेंगे ही नहीं। यानी कभी भी चेंज द वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा ही नहीं। तो बीन देखते ही आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। आई हैव बीन आस्क्ड, अगर पैसिव वॉइस है तो इसके अंदर एक बाय होना चाहिए। बाय हुम, बाय किससे, वो बाय यहाँ पे नहीं है तो हमें समझ लेना है कि एक बाय कुछ तो हमें डालना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाय समझो, सपोज बाय देम डाल दिया सपोज, तो मेरा सेंटेंस ऐसा मैं मन में समझ गया कि आई हैव बीन आस्क्ड टू ब्रिंग बैक अ वैक्सीन फॉर अ हॉर्स बाय देम। अभी वो बाय देम का देम से मुझे स्टार्ट करनी है। बाय के साथ जो आता है वो मेरा सब्जेक्ट होगा। देम को मैंने सब्जेक्ट में डालने पे वो बन गया दे, और यहाँ पे मेरे पास हैव है। बीन को मैं निकाल देंगे क्योंकि बीन मुझे एक्टिव में नहीं चाहिए, तो दे और उसके बाद हैव डाला, दे हैव, क्योंकि क्वेश्चन में भी हैव है तो यहाँ पर भी हैव आएगा, दे हैव। उसके बाद थर्ड कॉलम, क्योंकि एक्टिव वॉइस के लिए हमें थर्ड कॉलम हैव हैज हैड के साथ थर्ड कॉलम डायरेक्ट चाहिए, बीन नहीं चाहिए। दे हैव आस्क्ड
और उसके बाद ये स्टार्टिंग का जो आई है यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, तो मी, दे हैव आस्क्ड मी टू ब्रिंग बैक अ वैक्सीन फॉर अ हॉर्स। देखो वापस से आई हैव बीन आस्क्ड को मैंने चेंज किया। चेंजेस कहाँ पर मेनली आया वो ध्यान देना है। चेंजेस आया है आई हैव बीन आस्क्ड और दे हैव आस्क्ड मी, इतना ही चीज़ को चेंज किया है, बाकी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टू ब्रिंग बैक अ वैक्सीन फॉर अ हॉर्स, दैट इज़ एक्स्ट्रा। सो आई हैव बीन आस्क्ड बन गया दे हैव आस्क्ड मी। Okay, let's go to the next sentence, that is but someone always catches me. So don't try to change this but, let it be there as it is. but को वैसे ही रहने दे। ओके, हमारा सेंटेंस मेनली स्टार्ट होता है जो चेंज करने का वो यहाँ से है, समवन ऑलवेज कैचेस मी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैचेस वर्ब, ये एस आपको दिखाई दे रहा है, एस मतलब डस, इज इट? एस अगर डस है तो ये हुआ एक्टिव वॉइस, सिंबल प्रेजेंट टेंस, सिंबल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस। तो ये जो डस में से डस अगर पैसिव में जाओगे तो आपको पता है, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले फॉर्मेट दिया, एम इज आर, ये तीनों में से कोई आएगा, एम इज आर। तो यहाँ पे बट को वापस रिपीट किया, मी यहाँ से जो है उसको स्टार्टिंग में उठा के लाया तो आई हो गया। आई के साथ एम ई सर में से क्या आना चाहिए, एम, आई एम, और ये ऑलवेज डाला, आई एम ऑलवेज। कैच का थर्ड कॉलम, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड कॉलम है, एम ई सर थर्ड कॉलम मैंने बोला था, बट आई एम ऑलवेज थर्ड कॉलम कॉट। और पैसिव वॉइस में हमें लिखना पड़ता है बाय कौन, बाय समवन, बाय समवन। बट समवन ऑलवेज कैचेस मी, बट आई एम ऑलवेज कॉट बाय समवन। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, but I couldn't find it, I couldn't find it। यहाँ पर भी you can leave just write that but को कुछ नहीं करना है। सेंटेंस हमारा होता है I couldn't find it। अब ऐसा सेंटेंस आपको अभी तक मैंने सिखाया नहीं, क्योंकि ये हमारा कोई भी टेंस में नहीं आ रहा है। ओके, ये आया एक्चुअली जो सेंटेंस जिसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा, आपको मैंने सिखाया था, एम इज आर वॉस वर डू डस डिड हैव हैज हैड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट डेयर टू नीड टू ought टू यूज टू, ये इतना ऑक्सिलरी वर्ब है। आई विल रिपीट अगेन, एम इज आर वॉस वर डू डस डिड हैव हैज हैड विल वुड shall should can could may might must used to dare to need to ought to, ये इतना ऑक्सिलरी वर्ब से। इसमें से जो हमारा हमेशा वॉस वेयर डू डस डिड हैव हैज हैड छोड़ के उसके आगे जो है विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सब जो होता है उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। और जो सेंटेंस में अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी आपको मिल रहा है, जो हमारा टेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी दिख रहा है, तो समझो कि सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि अभी समझो एक मॉडल ऑक्सिलरी है कुड, और उसके बाद आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, कुड के साथ बाजू में वर्ब है, फर्स्ट कॉलम, कुड के साथ फर्स्ट कॉलम वर्ब है, सो इट इज़ एक्टिव वॉइस। अगर वो कुड के और वर्ब के बीच में एक बी आया, पैसिव वॉइस है। समझ रहे हो? अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, एक ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, समझो मैं, उसके साथ अगर डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम है, दैट इज एक्टिव वॉइस। अगर वो जगह में मैं के साथ एक बी आया एक्स्ट्रा और थर्ड कॉलम है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। तो सिंपल है, इसको क्या करना है, अगर बी नहीं है तो बी डाल के चेंज द वॉइस करो, बी है तो बी को अवॉइड करो, चेंज द वॉइस बनेगा। बी नहीं है तो एक्टिव वॉइस है, बी डालो पैसिव वॉइस होएगा, बी है तो पैसिव है, बी निकाल दो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। क्लियर है? सो बट आई कुडिंट फाइंड इट, आई कुडिंट फाइंड इट बन जाएगा, इट स्टार्टिंग में आया, इट कुडेंट के साथ बी डाला, इट कुडेंट बी, फाइंड का थर्ड कॉलम फाउंड, बाय आई जाएगा मी, बाय मी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड,
पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड। अब ये पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड देखो, उसमें वॉस है, थर्ड कॉलम है, वॉस के साथ थर्ड कॉलम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है तो बाई होना चाहिए, जो दिया नहीं है तो हम मन में सोचेंगे बाई, हम चाहे तो बाई देम लिख सकते हैं। पर पार्किंग कौन मना करेंगे? उसके जो रिलेटेड जो अथॉरिटी है, यानी जो रूलिंग करने वाले सेक्शन है, अभी म्यूनसिपैलिटी हो या ऐसा अथॉरिटीज़ पार्किंग को मना कर सकते हैं। तो देम लिखने से बेटर होगा हम ऐसा मानो बाय द अथॉरिटीज़, बाय द अथॉरिटीज़ ऐसा समझ लो, ज़रूरी नहीं है, यू कैन यूज़ देम ऑल्सो, बाय द अथॉरिटीज़। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि द पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड बाय द अथॉरिटीज़, बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है। तो वह बाय द अथॉरिटीज़ से मैंने स्टार्ट किया। देखो द अथॉरिटीज़, ये वॉस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं है और बीन नहीं है, तो ये सिंबल है। सिंबल है तो डायरेक्ट सेकंड कॉलम आया, क्योंकि डिड में से तो हमें डायरेक्ट वॉस थर्ड कॉलम मिलता है। वॉस थर्ड कॉलम किस में से मिलता है? डिड में से मिलता है। तो वॉस थर्ड कॉलम पीछे चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? डिड बन जाएगा। डिड का मतलब क्या होता है? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम यानी इधर प्रोहिबिटेड, कोई ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं है। द अथॉरिटीज प्रोहिबिटेड पार्किंग। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है वी सॉ एन आर्मी ऑफ ants lugging a fly which was प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, was डबल एस हो गया, which was at least 5 times the ant size। यहाँ पर आप देखोगे तो जो मेन पार्ट है वो देखना है। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स, दैट इज द मेन पार्ट। वो क्या कर रहा है? लगिंग अ फ्लाई, दैट्स ओके, ऑल ओवर इक्वल, छोड़ दो उसको। मेन हमें चेंज करने का क्या है? वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स, तो हमारा सेंटेंस बनेगा एन आर्मी ऑफ एंड्स। सो यानी सेकेंड कॉलम डिड, उसमें से वॉस वर्ब मिला। एन आर्मी ऑफ एंड्स वॉस सीन, सो का थर्ड कॉलम हो गया सीन बाय, वी बन जाएगा अस। ओके, अगेन एन आर्मी ऑफ एंड्स वॉस सीन बाय, स्टार्टिंग का वी बन गया अस। इतना ही करना है, लेकिन इसके बीच में हमें क्या भी ऐड करना होगा? ये जो ये एक्स्ट्रा चीज़ मिला हुआ है वो पूरा ऐड करना होगा। ये सब ऐड करके ऐसा हुआ एन आर्मी ऑफ एंड्स। वो हैंड का स्पेशलिटी क्या है? लगिंग ए फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 5 टाइम्स द हैंड साइज, यानी कि एक फ्लाई को उठा के खींच के ले जा रहा है जो हैंड का साइज से भी 5 गुना ज़्यादा है, वो सब एक्स्ट्रा होता है। वॉज सीन बाय मी, यानी टोटली देखा जाएगा तो हमारा एक्टिव वॉइस इतना ही है, एन आर्मी ऑफ एंड्स वॉज सीन बाय मी। Sorry, by me nahi, it should be changed, okay, by us, by mistakenly hua, seen by us, is it clear? और नेक्स्ट भी आया अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। अभी इसमें साफ साफ है क्योंकि सिंबल प्रेजेंट टेंस है। अ रेनबो कलर्स आया डस, द एंटायर स्काई, एंटायर स्काई से स्टार्ट किया, द एंटायर स्काई। सेकेंड कॉलम में तो एमिस आर और थर्ड कॉलम बाय अ रेनबो, ओके। और सेवेंथ सेंटेंस देखो क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। एक्चुअली इधर का भी मेन जो हिस्सा है क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स, दैट्स इट। तो आपको स्टार्ट करना है न्यू शेप से। टेक फर्स्ट कॉलम यानी डू, तो उसमें से एमिस आर, न्यू शेप्स आर, थर्ड कॉलम टेक का टेकन, बाय हुम, बाय द क्लाउड्स, और बाकी जो है एक्स्ट्रा उसके बाद ऐड किया, ओके। नाउ अब आया एट्थ सेंटेंस, व्हेन वी जनरली प्रेस द पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स द ग्लैंड्स विल बर्स्ट। व्हेन वी जनरली प्रेस द पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स द ग्लैंड्स विल बर्स्ट, ओके। अब यहाँ पर जो मेन हमें चेंजेस कितना करना है, कहाँ पर है, वो आपको पहचाना बहुत ज़रूरी है। वी जनरली प्रेस द पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स, दैट इज़ द मेन थिंग। तो क्या होगा उसमें? प्रेस वर्ब है, दबाना, निचोड़ना। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द पेटल्स ऑफ दीज
इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। हाँ देखो उसको सुधार दिया। वेन द जो हमें अभी यहाँ पे जो चेंज करने का क्या था, वी जनरली प्रेस द पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स, तो उसमें से हमें स्टार्ट करना है द पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स, प्रेस फर्स्ट कॉलम, तो उसमें से डू में से आर, द पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स आर जनरली प्रेस्ड, थर्ड कॉलम। ओके, वेन को वैसे की वैसे छोड़ दिए और बाकी भी सेम है, द ग्लैंस विल बर्स्ट। When we generally press the petals of these flowers, the glands will burst. When the petals of these flowers are generally pressed by us, वो by us को मैंने लिखा नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है, the glands will burst. Next आया, it will produce certain volatile oils. ये तो सादा सीधा सीधा एकदम क्लियरली मालूम पड़ रहा है। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सिंबल फ्यूचर टेंस है क्योंकि विल के साथ सीधा फर्स्ट कॉलम है, सिंबल फ्यूचर टेंस। सर्टन वॉलेटाइल ऑयल्स ऑब्जेक्ट है, तो इसी से स्टार्ट किया, सर्टन वॉलेटाइल ऑयल्स। विल के साथ हमने एक्स्ट्रा बी डाला और थर्ड कॉलम लिखे बाय इट, इट्स सिंबल। इतना शायद आपको अच्छा से समझ में आया ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी और भी है एग्जाम्पल्स दैट आई विल गिव यू लेटर, ओके।